नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज से हम सीटेट, पेडागोजी और इसके साथ साथ CDP की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों पर आधारित क्लासेस। जैसे आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, सीटेट में आपके 2 से 3 मनोवैज्ञानिक ही ऐसे हैं जिनसे पूरा पेपर सधा हुआ होता है। बात की जाए, अगर आप ये 2-3 मनोवैज्ञानिकों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप सीटेट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें हम आज जीन पियाजे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संरचनावाद। यह संरचनावाद क्या है? तो संरचनावाद का अर्थ होता है किसी चीज की रचना करना, किसी चीज की रचना करना। तो इसके बारे में जानेंगे। इसे रचनावाद भी कहते हैं। संरचनावाद का क्या अर्थ है कि इसे रचनावाद भी कहते हैं। पियाजे व वाइगोत्स्की दोनों मानते हैं कि इसकी रचना होती है। अब किसकी रचना होती है? मीन्स आपके ज्ञान की रचना होती है। जो पियाजे हैं या वाइगोत्स्की हैं, ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा अधिगम है, उसकी रचना होती है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गुरुजी ने एक मंत्र दे दिया और हमें संपूर्ण विश्व का, पूरी पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान किसी के द्वारा प्राप्त नहीं करवाया जा सकता। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें किसी से मिल जाएगी या हम किसी तरीके से उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपितु ज्ञान की रचना होती है। ज्ञान को स्वयं करके सीखा जाता है। बात की जाए इसी स्वयं करने को, रचना करने को, स्वयं गढ़ने को ही हम संरचनावाद या रचनावाद के नाम से जानते हैं। तो अगर एक सीधी सी लाइन में कहूँ, ये लाइन आपकी कई बार क्वेश्चंस में रखी हुई मिल चुकी है कि ज्ञान का निर्माण होता है या ज्ञान की रचना होती है। तो ज्ञान की रचना होती है, यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि ज्ञान किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि ज्ञान की रचना होती है। ऐसा वाइगोत्स्की भी मानते हैं और जीन पियाजे भी मानते हैं। अब इन्होंने रचनावाद के 2 अलग अलग प्रकार बताए हैं। सामाजिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद के पक्षधर हैं वाइगोत्स्की। अगला है संज्ञानात्मक रचनावाद। उसके जो समर्थक हैं वह हैं जीन पियाजे। बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाऊंगी और मैं पूरा 100% दूंगी अपना, और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे। और यकीन मानिए, जो भी अंत तक जुड़ा रहेगा उसको लाइफ में फिर कभी भी जीन पियाजे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सामाजिक संरचना शब्द है या सामाजिक रचनावाद, या जो हमारे ज्ञान की रचना समाज के द्वारा होती है, ऐसा मानने वाले हैं वाइगोत्स्की। संज्ञानात्मक रचनावाद यानी कि जीन पियाजे मानते हैं कि हम स्वयं के संज्ञान से, स्वयं की बुद्धि के द्वारा अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो रचनावाद दोनों ही वैज्ञानिक मानते हैं। वाइगोत्स्की रचनावाद में किसका आधार मानते हैं? तो सामाजिक का। और जो जीन पियाजे हैं वह रचनावाद में किसको आधार मानते हैं? तो संज्ञानात्मक स्तर को। तो इन दोनों के ही बारे में हमने जान लिया। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो चलिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं या इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। जीन पियाजे द्वारा दिए गए विकास के सभी चरण का क्रम निश्चित है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कुल जो है 4 चरण बताए हैं। उनको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जो उन्होंने चरण बताए हैं उनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मीन्स जो चरण है उसके बाद जो नेक्स्ट चरण आने वाला है वो ही आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम किसी भी अवस्था को, किसी भी चरण को छोड़ दें या आगे पीछे कर दें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जीन पियाजे द्वारा बताए गए सभी चरण क्रम से ही आएंगे, क्योंकि बच्चा जो है क्रम से ही सीखता है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया और उसके बाद आप पैरों पर चलना सीखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास कैसे होगा? क्रम में होगा और एक निश्चित क्रम में होगा, जिसे बदलना संभव नहीं है। सभी चरण गुणात्मक हैं। इनके जो संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने चरण दिए हैं जिसमें परिवर्तन होता है ज्ञान में, तो किस प्रकार होता है? गुणात्मक होता है। ये लाइन
सेम टू सेम आपको ऐसी ही पेपर में लिखी मिलेगी कि जीन पियाजे के द्वारा जो विकास है वह मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक होता है, या सिर्फ आनुवंशिकी पर आधारित होता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि जीन पियाजे के द्वारा बच्चे में विकास किस प्रकार होता है, गुणात्मक होता है। अगला देखेंगे, इनके अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। जीन पियाजे का कहना है कि जो बच्चा होता है वह एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो बच्चा जो कि नन्हा वैज्ञानिक होता है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक किस प्रकार होता है, मैं बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि जब आप कोई खिलौना देते हैं बच्चे को, उस खिलौने को कई पार्ट्स में बच्चा तोड़ देता है। जैसे आपने बच्चे को दिया एक गुड़िया के हाथ अलग हो जाते हैं, पैर अलग हो जाते हैं, सिर अलग हो जाता है। बच्चे ने पहले उसे तोड़ा, फिर आपने उसको एक बार जोड़ के दिखा दिया, वह देखता रहेगा। और अगर आप ना भी उसे बताएं ना, तो यकीन मानिए एक दिन करते 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 वह गुड़िया के सारे पार्ट्स बिल्कुल ठीक जोड़ लेगा, क्योंकि वह खुद कुछ चीज़ों को, कुछ ज्ञान को जो है पाकर ही पैदा होता है। तो जीन पियाजे का ऐसा मानना है कि बच्चा विशिष्ट विशेषताओं और अनुभव और ज्ञान के साथ इस जीवन में प्रवेश करता है और वह एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अगला देखेंगे, बालकों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। जो बच्चे होते हैं उनका जो चिंतन है किसी कार्य के प्रति, जैसे वह गुड़िया जोड़ रहा है तो वह यह चिंतन करेगा कि मैं उसे किस प्रकार जोड़ूं। हम भी अगर बड़े हैं तो हम भी किसी ना किसी प्रकार का चिंतन करते हैं, हमको भी मान लीजिए वही गुड़िया जोड़नी है। तो जो बच्चा होता है उसका जो चिंतन है वह वयस्कों से यानी कि बड़े लोगों से प्रकार में भिन्न होता है। याद रखिएगा, प्रकार में भिन्न होता है, क्योंकि ये लाइन आपको ऐसे ही लिखी मिलेगी। कई क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने देखा भी होगा कि जीन पियाजे के द्वारा बच्चे का चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में भिन्न होता है, गुण में भिन्न होता है, या आकार में भिन्न होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि बच्चे का चिंतन वयस्कों के आधार पर प्रकार में भिन्न होता है। अगला देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के द्वारा जो 4 चरण दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला चरण दिया गया है, देखिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि अन्य लोगों की तरह मैं आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करूँ, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही सटीक और छोटे उदाहरण के द्वारा अपनी बात को कम समय में आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप सबसे कम समय में सबसे बेहतर तैयारी कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो संवेदी पेशीय अवस्था, जो इनकी पहली अवस्था है उसको कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इसे मोटर जनरेशन भी कहते हैं, यानी कि आपके गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे प्रचलित नाम है वह है संवेदी पेशीय अवस्था। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, इसे गामक अवस्था भी कहते हैं, इसे मोटर जनरेशन अवस्था भी कहते हैं। तो ये नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सभी किस अवस्था के नाम है? जीन पियाजे के द्वारा दिए गए बालक की प्रथम अवस्था के, यानी कि इनके संज्ञानात्मक विकास का जो प्रथम चरण है वह है संवेदी पेशीय अवस्था, या इसी को मोटर अवस्था कहते हैं, इसी को इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। ये इसके अन्य नाम हैं। इसका जो समय है वह 0 से 2 वर्ष, यानी जब बालक पैदा होता है, जब वह शिशु होता है, उससे लेकर के जब तक वह 2 वर्ष का होता है, इस टाइम ऑफ पीरियड को हम संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो पहला है इंद्रिय आधारित अधिगम, जैसा कि मैंने नाम से ही आपको बताया था कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी इसको जानते हैं। तो संवेदी पेशीय अवस्था, इस समय 0 से 2 वर्ष में जो बच्चा होता है वह अपनी किसी भी सूचना को पहुंचाने के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। इंद्रियां जैसे हमारी आँख, नाक, कान और इसके साथ जीभ है, त्वचा है, ये सभी हमारी क्या है? संवेदी पेशीय अंग हैं। जैसे बच्चे को भूख लगने पर वह क्या करता है? रो करके, यानी अपने रोने की इंद्री को सक्रिय करता है और रो करके दूध को मांग लेता है, या किसी प्रकार से उसको चींटी काट लेती है, चींटा काट लेता है, तो भी वह क्या करता है? चिल्लाता है। या बच्चा क्या करता है कि कभी भी अपने जो है जान पहचान वाले अपने घर के किसी भी सदस्य को देख करके मुस्कुरा देता है। तो ये मुस्कुराना क्या है? उसका ये संकेत करना है कि मैं आपको देख करके खुश हो रहा हूँ। क्या इस समय बच्चे के अंदर भाषा होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वह अपने विचारों को कैसे पहुँचाएगा? संवेग के द्वारा पहुँचाएगा, अपनी इंद्रियों के आधार पर पहुँचाएगा, छू करके बताएगा, चिल्ला करके बताएगा, पकड़ करके बताएगा। तो इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने विचारों को पहुँचा सकता है। अगला देखेंगे
प्रतिवर्ती क्रियाएं। संवेदी पेशी अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत बच्चे में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। अब यह प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? तो किसी चीज को बार बार दोहराना, किसी भी चीज को बार बार दोहराने को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन टू लाइन ऐसे ही आपको बिल्कुल प्रश्न लिखे हुए मिलेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चे के किस संज्ञानात्मक अवस्था का गुण है जीन पियाजे के अनुसार। प्रश्न पूछा जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में आती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्रथम अवस्था यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करके भी दिखा दिया है, तो आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि इन्हें हमें किस प्रकार से तैयार करना है। तो अब बार बार करने वाली क्रियाएं यह होती हैं, जैसे हम बच्चे को मना करते हैं कि नई उंगली नहीं डालना है, लेकिन बच्चा क्या करता है? बार बार मुंह में उंगली डालता रहता है। या किसी चीज को चूसना या पकड़ना, तो इस प्रकार की जो बार बार क्रियाएं की जाती हैं उसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे आप 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वह लगभग थोड़ा थोड़ा घुटनों के बल चलने लगता है। घुटनों के बल क्या, 2 साल के बच्चे तो अच्छे से चलने भी लगते हैं। लगभग 1 साल तक का बच्चा ही घुटनों के बल चलने लगता है, तो आप उसको मना करेंगे कि नहीं उधर साइड नहीं जाना है, लेकिन बच्चा क्या करता है कि बार बार जैसे ही आपसे छूटेगा वो उधर साइड ही भाग करके जाएगा जहां उसको अपने खिलौने दिख रहे होंगे। तो ये क्या कर रहा है? बार बार प्रतिवर्ती क्रियाएं कर रहा है। उंगली आप निकालेंगे और वह बार बार मुंह में डाल लेगा। तो इस प्रकार की जो अवस्था है ये आपकी पहली संवेदी पेशी अवस्था, उसका यह विशेषता है कि इसमें बच्चे में जो अधिगम होता है वह इंद्रिय आधारित होता है। वह अपनी सेंस यानी कि इंद्रियों के आधार पर सीखता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। दूसरी चीज है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब होता है कि इस समय बच्चे के दिमाग में एक प्रतिबिंब बन जाता है। वह किसी को अपनी भाषा के द्वारा नहीं बता सकता कि आपको मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन 0 से 2 वर्ष में ही बच्चा अपनी माँ को देख करके पहचानने लगता है। जैसे जब बच्चा किसी की भी गोद में, अपनी दादी की गोद में, अपनी नानी की गोद में, और अगर माँ सामने से गुजरती है तो बच्चा माँ को देख करके रोने लगता है या माँ को देख करके मुस्कुराने लगता है। और जैसे ही माँ की पायल बजती है तो उसे उसका संकेत मिल जाता है और उसके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि अब इस आवाज़ के बाद में मुझे अपनी माँ देखने को मिलेगी। तो इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व आना। या किसी खिलौने को आपने बच्चे के सामने रखा और उसे कुछ समय बाद उसकी आंखों से हटा दिया, आप दोबारा उस खिलौने के लाएंगे तो बच्चा उसे आसानी से जो है याद रख पाएगा कि हाँ ये मेरा वही खिलौना है। तो बच्चे में एक वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? संवेदी पेशीय अवस्था में। अगला देखेंगे, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शन करना। इस समय जो बच्चा होता है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब अपने मूल, अपने द्वारा, अपने ऐसे संवेगों को प्रदर्शित करता है, जैसे रोना, हंसना, बड़बड़ाना, चिल्लाना। ये सभी कैसे व्यवहार है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हैं। अगला देखेंगे, स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम, यानी कि अपनी स्मृति पर आधारित अनुकरण वह करता है। किसी चीज को पहले वह देखता है, फिर वह उस चीज को दोबारा देख करके उससे सीख सकता है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं वह किस अवस्था की होती हैं? तो जीन पियाजे की प्रथम अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की संवेदीय पेशीय अवस्था, समय 0 से 2 वर्ष। तो हमने एक अवस्था को कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अपनी अगली अवस्था की ओर। नेक्स्ट अवस्था है दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। अब ये 2 भाग है। पहला है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरा भाग है अंतर्दर्शीय अवस्था। पहला भाग क्या है? पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरा भाग है अंतर्दर्शीय अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है यानी जो समय है वह है 2 से 7 वर्ष। इस 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांट दिया। 2 से 4 वर्ष की अवस्था को पूर्व संप्रत्यात्मक कहा और जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था थी इसे अंतर्दर्शीय अवस्था कहा है। आप परेशान मत होइएगा क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपसे अलग अलग करके नहीं बल्कि सिर्फ इतनी पूछी जाती हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है या इनमें से कौन सी है। तो आप दोनों चीज़ों को समझ लीजिएगा। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था यानी 2 से 4 वर्ष का जो बालक है वह चिन्हों को समझने लगता है, संकेतों को जानने लगता है, सूचकता के बारे में जान सकता है या वह यह जान लेता है कि घंटी बज रही है इसका मतलब है कि छुट्टी हो गई है, घंटी बज रही है इसका मतलब है कि मंदिर में पूजा हो रही है। यानी वो संकेतों को समझने लगता है, चिन्हों को समझने लगता है। जैसे उसके सामने अगर बर्तन रखा जाए तो उसे ये समझ में आ जाता है कि इसमें हम खाना खाएंगे। सूचकता, वह किसी भी चीज़ की सूचना प्राप्त कर सकता है। ये सारे गुण उसमें 2 से 4 वर्ष की अवस्था में
आ जाते हैं। अब हम देखेंगे अंतर्दर्शी अवस्था। इस समय बच्चे में अपलटाभीपन का गुण होता है। अब यह अपलटाभीपन क्या है, बहुत आसानी से समझेंगे। जैसे मैंने एक बच्चे से ये कहा कि ये बताओ 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बच्चे ने आंसर दिया 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब मैंने उस 6 को लिखा रहने दिया और जो 2 + 4 किया था उसमें से मैंने 2 को बिगाड़ दिया और फिर मैंने बच्चों से पूछा कि ये बताओ जो ये मैंने 6 लिखा है इसमें अब मैं ऐसा क्या जोड़ूं 4 में जो 6 बन जाए। तो बच्चा ये बात नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे में जो चीज़ें अमूर्त होती हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता है, या जहाँ से समस्या शुरू हुई थी जब वह उस बिंदु से आगे निकल जाता है तो वह दोबारा शुरुआती बिंदु पर नहीं आ पाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर में बच्चा अपलटाभी गुण से जो है ग्रसित है, किस अवस्था में वह अपलटाभी गुण होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में। और क्या होता है, तो केंद्रीकरण, यानी बच्चा जो है वह किसी एक समय में एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। जैसे हम बच्चे को घुमाने ले गए और हमने उसको दिखाया पार्क, और पार्क में क्या था, हाथी भी बने थे, घोड़े भी बने थे, कई सारी वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई थी। और जब हम बच्चे को घर लेके आए तो हमने उससे पूछा कि हाथी के कितनी टांगें थीं, या घोड़ा जो है घोड़े की पूँछ कितनी बड़ी थी। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि बच्चा जो होता है एक समय में एक ही चीज़ के बारे में ध्यान केंद्रित कर पाता है। उसने अगर जानवरों को देखा है तो वह सिर्फ जानवरों को ही देखता रह गया होगा, उसने ये ध्यान भी नहीं दिया होगा कि वहां पर फूल भी किस किस रंग के थे। तो ये होता है केंद्रीकरण, यानी कि समस्या के किसी एक ही पहलू को देख पाना। अगला है संरक्षण का अभाव। अब संरक्षण के अभाव का मतलब ये नहीं है कि हम संरक्षण रहित हैं, हमारा कोई संरक्षण नहीं कर रहा है। यहाँ संरक्षण का अर्थ है आकृति में परिवर्तन हो जाने पर बच्चा मूल आकृति को नहीं पहचान पाता है, नहीं पहुंच पाता है। जैसे मैंने एक गिलास से जग बना दिया, मैंने एक गिलास बनाई और उस गिलास में एक पूंछ निकाल करके पीछे जग बना दिया जैसे उसका हैंडल होता है। और फिर मैंने क्या किया कि बच्चे से पूछा ये बताओ गिलास कहाँ चली गई। तो अब बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि हाँ ये गिलास में ही आपने हैंडल लगा दिया है, तभी तो ये कप बना है, ये गिलास ही था इससे पहले। क्यों? क्योंकि अब उसे जो दिख रहा है वह कप है, तो वह भ्रमित हो जाएगा कि गिलास कहाँ चली गई। तो अपलटाभीपन जब बच्चा गणितीय संक्रियाओं या अक्षरों में, इन सब चीज़ों में दोबारा वापस ना आ पाए, मूल प्रवृत्ति पर, मूल आपके जो चीज़ थी उस पर वापस ना आ पाए, उसे अपलटाभीपन कहेंगे। और यही चीज़ सेम अगर आकृतियों में हो जाए, किसी आकृति को बना करके बढ़ा दिया जाए, विस्तृत कर दिया जाए और बच्चे से पूछा जाए कि इसकी मूल आकृति क्या थी, तो बच्चा उसे पहचान नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। तो अगर अंकों में या शब्दों में हो तो अपलटाभीपन मूल स्थान पर ना पहुंच पाए, मूल समस्या पर ना पहुंच पाए। और अगर यही चीज आकृति में परिवर्तन होने पर वह मूल आकृति को ना जान पाए तो संरक्षण का अभाव। अगला देखेंगे जीववाद। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चे में जीववाद पाया जाता है। जीववाद का मतलब होता है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। वह अपने हाथी को भी खाना खिलाता है, अपने गुड्डे के साथ नहाता भी है और अपने गुड्डे के साथ खेलने भी जाता है, क्योंकि वह सभी चीज़ों को जीवित समझता है। वह अपनी माँ से कहता है कि मेरे गुड्डे के लिए भी खाना दो, वह भी खाना खाएगा। तो ये अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। इसके बाद है आत्मकेंद्रितता। इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, उसे दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं होता। अगर उसे चॉकलेट दी जाएगी तो वह पूरी खाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं बहन को दूं या भाई को दूं या मम्मी को दूं या पापा को दूं, उसे किसी से मतलब नहीं है। अगर उसे चॉकलेट मिल गई है तो पूरी उसे ही खानी है, वह किसी को भी नहीं देगा। यानी वह सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, स्वार्थी होता है। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर ना जाए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं लाइनों से बनेंगे, ये यकीन रखिए। अगला देखेंगे गिनती ओलम का प्रारंभ। इस अवस्था में जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, आपके भी आस पड़ोस में घर में कहीं ना कहीं तो बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि इस अवस्था में बच्चे आराम से गिनती और जो ओलम है इसको जानने लगते हैं, ABCD को जानने लगते हैं। तो हमने क्या देखा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अपलटाभीपन होता है, बच्चा मूल समस्या पर नहीं पहुंच पाता है, एक ही समस्या पर केंद्रित रहता है। संरक्षण का अभाव होता है, आकृति में मूल आकृति पर नहीं पहुंच पाता है। जीववाद होता है, निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझता है, अपने ही बारे में सोचता है। आत्म केंद्रित यानी कि स्वार्थी हो जाता है। गिनती, ओलम और ABCD जैसी चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर देता है। तो अभी तक हमने जीन पियाजे की 2 अवस्थाएं कंप्लीट कर ली हैं। अब हम देखते हैं तीसरी अवस्था।
पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आत्म केंद्रित जीववाद केंद्रीकरण को इस अवस्था तक ही सीमित बताया है। यानी कि जो जीववाद है, आत्म केंद्रितता है और केंद्रीकरण है, ये सभी चीज़ें जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है कि यह सिर्फ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही उत्पन्न होती हैं और उसी अवस्था के समाप्त होते होते इन चीज़ों का भी समापन हो जाता है। यानी इन चीज़ों का ट्रांसफ़र अगली जो आपकी अवस्था आती है उसमें नहीं होता है, क्योंकि 7 वर्ष के बाद बच्चा यह समझ जाता है कि जिस जीववाद में मैं था वो गलत था, ऐसा कुछ नहीं है, निर्जीव निर्जीव होता है और सजीव सजीव होता है। लेकिन इसकी जो सीमा है वह 4 से 7 वर्ष तक ही रहती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जीववाद आत्मकेंद्रितता या केंद्रीकरण जैसी अवस्था संक्रियात्मक अवस्था के किस चरण तक रहती है सीमित, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक ही सीमित रहती है। पियाजे का ऐसा मानना है कि यह चीज़ें बच्चे में इसी अवस्था में उत्पन्न होती हैं और इसी अवस्था की आखिरी तक समाप्त भी हो जाती हैं। अगली हम देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है 7 से 11 वर्ष। इसकी जो विशेषताएं हैं वह हैं पलटावी गुण, यानी कि इसे विलोमीयता भी कहते हैं। जो हमने अपलटावी गुण पढ़ा था उसे अविलोमीयता कहते हैं, और जो ये पलटावी गुण पढ़ रहे हैं इसे विलोमीयता कहते हैं। यानी बच्चा अपनी जो चीज़ उसने सीखी थी और उससे आगे बढ़ गया है उस पर दोबारा वापस जा सकता है। यानी हम बच्चे से कहेंगे कि 2 और 4 कितने होते हैं तो बच्चा बता देगा 6। उसके बाद अगर हम 2 को बिगाड़ के बच्चे से पूछें कि ये बताओ 4 में क्या जोड़ें जो 6 आ जाएगा, तो बच्चा आसानी से बता लेगा कि यहाँ पर अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 6 आ जाएगा। यानी वह अपनी पुरानी जो चीज़ है उस पर आसानी से पहुंच सकता है, तो इसे कहते हैं पलटावी गुण। तो पलटावी गुण बच्चे में किस अवस्था तक आ जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक। कार्य कारण को समझना, इस अवस्था में बच्चा कार्य और कारण को भी समझने लगता है। जैसे वह यह जान जाता है कि धूप में जो कपड़े हैं वह क्यों सूखते हैं, क्योंकि सूरज से गर्मी मिलती है और इसी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वह कार्य को भी समझता है और वह कार्य क्यों हो रहा है उस कारण को भी जान सकता है। यह सब किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तीसरा गुण है गणितीय संक्रियाएं। हमने देखा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा गणित के अंकों को जानने लगता है। इसके बाद जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है तो वह अंकों के साथ साथ आगे बढ़ चुका होता है और वह जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी संक्रियाओं को भी करने लगता है। अगला है वर्गीकरण। 7 से 11 वर्ष का बच्चा आसानी से चीज़ों का वर्गीकरण भी कर सकता है। जैसे अगर उससे कहा जाए कि सब्जियों को अलग लिखिए और फलों को अलग लिखिए, मिठाइयों को अलग लिखिए, तो बच्चा छेना, रसगुल्ला, अमृति, जलेबी को अलग लिखेगा। शर्ट, पैंट और इसके बाद आपके टोपी है, मोजे हैं, मफलर है, इनको अलग लिखेगा। सब्जी में आपके बैगन, आलू, भिंडी को अलग लिखेगा। और इसी प्रकार वह किसी भी चीज़ को अगर आप कहें कि इनका वर्गीकरण कीजिए तो वह आसानी से चीज़ों को अलग अलग रख सकता है। उसमें इस चीज़ की जो समझ है वो विकसित हो जाती है कि हाँ ये कपड़े कपड़े में जाएंगे, सब्जी सब्जी में जाएगी, मिठाई मिठाई में जाएगी। इन चीज़ों का जो विकास है हो चुकता है। तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चौथा कारण देखेंगे श्रृंखला। बच्चा किसी भी चीज़ को श्रृंखला में भी सेट कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि जितनी भी लंबी लंबी बोतलें हैं उनको एक साइड रखिए, चौड़ी बोतलों को एक लाइन में लगाइए। इसके बाद जितने भी गोल टिफन हैं उनको एक लाइन में रखिए। तो बच्चे आसानी से सभी चीज़ों की रो बना लेंगे, लाइन बना लेंगे। वे लंबी बोतलों को भी अलग रख लेंगे, इसके बाद गोल टिफनों को भी अलग रख लेंगे और एक श्रृंखलाबद्ध अपना कार्य कर लेंगे। अगला देखेंगे लंबाई, चौड़ाई, भार को समझना। इस अवस्था में बच्चा लंबाई, चौड़ाई और वजन की भी संकल्पना को समझ लेता है। तार्किक चिंतन का प्रारंभ होना, क्योंकि वह गणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा जैसी संक्रियाओं को जब करने लगता है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर तर्क भी विकसित हो जाता है। तो तर्क का विकास जीन पियाजे की किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर है संरक्षण का होना। जो हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़ा था कि मैंने किस प्रकार से एक गिलास से जग बना दिया, कप बना दिया और बच्चा पुनः यह नहीं जान पाया कि ये गिलास कहाँ चला गया। लेकिन अब वह चीज़ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं है। अब बच्चा आसानी से बता लेगा कि सर या मैम आपने इसमें जो हैंडल लगाया है अगर मैं इसको हटा दूं तो हम पुनः अपनी गिलास को प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखेंगे अभिसारी चिंतन। लेकिन इस समय जो बच्चा होता है वह सिर्फ एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। एक ही समस्या से मतलब ये नहीं है कि वह अन्य पक्षों को नहीं देखता है, वह अन्य पक्षों को तो देखता है लेकिन एक विस्तृत उत्तर देने में इतना सक्षम नहीं होता है। जैसे अगर मैं उससे ये कहूँ कि ये बताओ
दिवाली के ऊपर टिप्पणी कीजिए, तो दिवाली के ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं उससे सीधा सा सवाल पूछूं कि दिवाली पे हम क्या करते हैं, तो बहुत जल्दी बता देगा कि दिए जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक लाइन के रटे रटाए उत्तर आसानी से दे सकता है, लेकिन एक साथ अपने विकास को अपसारित नहीं कर सकता है, यानी कि एक पर आधारित वह बहुत सारे विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अगला देखेंगे, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक स्तर की चौथी अवस्था है। यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय है वह है 11 से 15 वर्ष का समय। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो संकल्पनात्मक चिंतन, यानी कि बच्चा किसी भी संकल्पना पर अपना विस्तृत चिंतन कर सकता है। मूर्त संक्रियात्मक में जो चीज़ें बच्चे के सामने थीं, बच्चा सिर्फ उन्हीं बारे में चिंतन कर सकता था। लेकिन अमूर्त में क्या हो गया है कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं, उनके बारे में भी वो चिंतन कर सकता है। जैसे अगर मैं उसके सामने एक समस्या रखूँ, ये बताओ गाँव में आग लग जाए तो सभी क्या करेंगे, तो बच्चा उनके बारे में आसानी से अपना उत्तर दे सकेगा, अपनी समझ बता सकेगा, अपने विचारों को रख सकेगा। लेकिन अगर वहीं मैं मूर्त संक्रियात्मक में एक बच्चे से कहूँ कि ये बताओ कि अगर आपका टिफिन कोई चुरा ले तो क्या होगा, तो बच्चा इतना सक्षम नहीं है कि वह अमूर्त संक्रियाओं को कर पाए। या बच्चे से मैं ये कहूँ कि बताओ त्रिभुज के ये वाले कोण का मान कितना होगा, और त्रिभुज के एक भी कोणों का मान मैंने नहीं लिखा है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। जबकि अमूर्त संक्रियात्मक में ये सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं, बिना देखे भी वह चीज़ों को बिना देखे भी उनके बारे में सोच सकता है। इस समय बच्चे में अपसारी चिंतन होता है, यानी कि वह आसानी से, आप कह सकते हैं, दिवाली पर टिप्पणी कीजिए तो वह दिवाली के बारे में बहुत सारे विचार अपने प्रसारित कर सकता है। फिर है अमूर्त चिंतन। बच्चा बिना वस्तु देखे, बात वही है, अमूर्त चिंतन, बिना वस्तु देखे भी उसके बारे में अपने चिंतन को आगे बढ़ा सकता है। निगमनात्मक चिंतन, यानी कि नियम से अपने चिंतन को करता है। जो एक सवाल लगाने की प्रक्रिया होती है, जैसे हम कह लेते हैं थेल्स प्रमेय, तो इस समय 11 से 15 वर्ष में बच्चा नियमों को भी जानने लगता है कि हाँ, अगर मैं सरलीकरण की प्रक्रिया कर रहा हूँ तो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जो नियम है, जो बॉड मास का नियम है, उसके आधार पर सवाल लगाना प्रारंभ कर देगा। तो इस समय वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि नियम और कानून कायदे के अनुसार बच्चा अपनी सोच को डेवलप करने लगता है। तो ये थे कुछ संज्ञानात्मक विकास के आपके पूरे 4 चरण, जिनकी हमने अवस्थाएं और विशेषताएं पढ़ी। एक बार इन्हें फिर से रिकॉल करते हुए दोबारा बताना चाहूँगी कि जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसके साथ साथ इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर दिए, जिसमें पहला था आपका संवेदी पेशीय अवस्था, जिसमें कौन कौन से गुण थे, तो इंद्रिय पे आधारित अधिगम प्रतिवर्ती क्रियाएं, वस्तु का स्थायित्व होना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार और स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम। इसके बाद इन्होंने दूसरी अवस्था दी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की थी। इसमें बच्चा में जो है अपलटावी गुण पाया जाता है, केंद्रीकरण होता है, संरक्षण का अभाव होता है, इसके साथ साथ जीववाद पाया जाता है, बच्चा स्वार्थी और आत्मकेंद्रित होता है, गिनती ओलम जैसी चीज़ों को प्रारंभ कर देता है। तीसरी अवस्था हमने पढ़ी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा देखी हुई चीज़ों के बारे में ही सोच सकता है, बता सकता है, अपनी क्रियाओं को कर सकता है, पलटावी गुण उसमें आ जाता है, गुणा जोड़ भाग जैसी संक्रियाएं वह सीख जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि एक बच्चा गुणा जैसी संक्रिया को कर लेता है, वह जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चीज़ों का वर्गीकरण कर लेता है, उन्हें श्रृंखला में लगा लेता है, लंबाई चौड़ाई भार की समझ आ जाती है, तर्क के आधार पर चिंतन करने लगता है, संरक्षण का जो अभाव था अब वह नहीं रहता है, बल्कि वह संरक्षण भी अच्छे से कर पाता है और अभिसारी चिंतन करता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संकल्पनात्मक चिंतन करता है, संकल्पना के आधार पर सोचता है, बिना वस्तुओं को सामने और समस्याओं को बिना देखे हुए भी उनके बारे में सोच सकता है और नियम के आधार पर अपने कार्यों को करने लगता है। वैज्ञानिक सोच का इसमें जो उदय है वह हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी वह मैंने आपको डिटेलिंग से बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, आपने अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जीन पियाजे के द्वारा दिए गए नैतिक विकास और इसके साथ साथ इनके जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कि स्कीमा है, अनुकूलन है, समावेशन है, समायोजन है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्हें मैं बहुत ही आसान से और आपके निजी जीवन से जोड़ करके इस प्रकार बताऊंगी ताकि आप समस्या को देखते हुए ही तुरंत पेपर में अपना प्रश्न हल कर लें और किसी भी तरीके से उसमें ना फंसे। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और
आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग होता है, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए। अगर आप लोग एक एक लोगों को भी शेयर करेंगे तो इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।